हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको एक चीज़ का गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो सेंटर ऑफ मास से जो क्वेश्चन आता है जेई मेंस और नीट में, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो आपका नहीं छूटेगा। इट्स अ गारंटी। तो इस वीडियो को बस लास्ट तक देखना, जिस जिस तरीके का क्वेश्चन आता है मैं सारा कवर करूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला जो है सेंटर ऑफ मास का, वो है कि पोजीशन वेक्टर, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। तो जो पोजीशन वेक्टर होता है, जैसे आर अगर मैं सेंटर ऑफ मास का लिखूं तो ये हो जाएगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर और प्लस mn rn वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस mn। ये आपको फॉर्मूला, ये अगर बेसिक फॉर्मूला तो आपको पता होगा, ये कोऑर्डिनेट। और इस पे भी क्वेश्चन आ रखा है। इस पे कैसा क्वेश्चन आ रखा है, नीट में आया हुआ है। आप इस चीज को जाके देख लेना। क्वेश्चन आ रखा है कि अगर मान लो एक 2 kg का बॉडी हो जिसका कोऑर्डिनेट दे दे कि इसका या तो कोऑर्डिनेट या तो पोजीशन वेक्टर, दोनों सेम चीज है, उसको बस आई कैप जे कैप के कैप में आपको लिख देना है। तो अगर मान लो ये दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट हो 2 3 और 5, और एक दूसरा हो जैसे 5 kg, इसका कोऑर्डिनेट हो -1 0 6। तो अगर बोलेगा कि इसका अपने को सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है या पोजीशन वेक्टर, तो आप इसी को क्या लिख सकते हैं ना, यू कैन राइट इट टू बी 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 5 k कैप। ऐसा आप उसको लिख लो, जो भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ उसको आप इस तरीके का आई कैप, या तो आपको कोऑर्डिनेट में क्वेश्चन में दे देगा तो और आसान है, यही आपका r1 वेक्टर हो गया। यहाँ पे हम लोग जो r1 यूज किए ना, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और इसका जो R2 वेक्टर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -i कैप प्लस 0 j कैप। तो 0 j कैप को रहने दो, वो 0 हो गया, और प्लस 6 k कैप। तो ये आपका R2 वेक्टर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेक्टर्स हम लोग यूज किए ना, दिस आर द पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, R1 R2। अब अगर मान लो कि 2 kg का कोऑर्डिनेट ये, 5 kg का ये, और बोले कि पोजीशन वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो अब फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो आई थिंक आंसर जो आएगा, आर ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आप डायरेक्टली लिखो m1, मतलब 2 kg का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 5 k कैप। ठीक है, प्लस m2 इंटू r2, तो m2 इज 5 kg, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा -i कैप प्लस 6 k कैप डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो टोटल मास 7 कर दो। अब यार जो भी आएगा, मैं खुद से दिया हूँ डेटा तो अजीब सा आंसर आएगा, बट फिर भी मैं करता हूँ। 2 × 2 4 -5, तो ये -i कैप, जे कैप में बस इधर है तो +6 j कैप, और के कैप में आप देख लो तो इधर है 10 और उधर है 30, तो +40 k कैप/7। तो अगर वो कोऑर्डिनेट पूछे तो कोऑर्डिनेट आप कैसे लिख सकते हो, -1/7, आई का कोफिशिएंट देख लो, फिर 6/7, और फिर के का कोफिशिएंट 40/7। तो दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टू पार्टिकल। ठीक है, तो ये चैप्टर का जो स्टार्टिंग का फॉर्मूला है वो यही है, RCM। अब आपको अगर x कोऑर्डिनेट अलग से निकालना है तो आप x निकाल सकते हो, y निकाल सकते हो। सबका फॉर्मूला सिमिलर तरीके से हम लोग लिखेंगे। अगर x सेंटर ऑफ मास अपने को लिखना है तो आई विल राइट m1 x1 प्लस m2 x2। इसमें वेक्टर नहीं लगाना क्योंकि ये हम लोग एक कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, mn xn, एंड डिवाइडेड बाई टोटल मास। ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल m1 प्लस m2 प्लस mn, ऐसा कर दो। सिमिलरली यू कैन राइट फॉर y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब यार नीट के लिए मैं खासकर अभी इस पे जो क्वेश्चन आ रखा है, 2 बार आपको पोजीशन वेक्टर में देखिएगा, आप जाके पीवाईक्यू देख लेना। मेरे पास यहाँ पे बुक है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ईयर में इस पे आ रखा है। ठीक है, और बाकी जेई मेंस के जो स्टूडेंट है वो भी इस क्वेश्चन को, ऐसे वाले क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है, कुछ छोड़ के नहीं जाना है। पोजीशन वेक्टर का जो क्वेश्चन आया है वो आया तो बहुत पहले, हाँ, पहले 2009 में आया, जब AIPMT हुआ करता था। तो 2009 में पोजीशन वेक्टर है, और एक और ईयर है, वो शायद मेरे को मिल नहीं रहा अभी। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर वाला ये होप हो गया। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट वाला जो होगा वही सेम पोजीशन वेक्टर है। तो उसका क्वेश्चंस कैसे करना है, तो एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन इसका मिलेगा, या तो स्क्वायर का या तो ट्राइंगल का। उसको छोड़ के मत आना यार, क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है, उसमें फिजिक्स नहीं लगा हुआ है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं उसका भी, कि जैसे मान लो अपने पास एक स्क्वायर हो। ठीक है, इसका साइड हम लोग मान लेते हैं 2 मीटर। ओके, और ये अपना इधर कोऑर्डिनेट है। अरे यार, तो कोऑर्डिनेट जो है इधर है अपना y, और इस तरफ जो है दैट इज x कोऑर्डिनेट। ओके, एंड अब इसमें बोल देगा कि कॉर्नर्स पे, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे मासेस रखा हुआ, इधर ओरिजिन पे 1 kg, यहाँ पे है 2 kg, और फिर थर्ड वाले पे है 3 kg, एंड द लास्ट कॉर्नर वी हैव 4 kg। ठीक है, अब इस ये दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ साइड 2 मीटर, बोलेगा कि इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताओ। कोऑर्डिनेट बताऊं तो स्क्वायर ऑफ साइड 2 मीटर, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो यार करना क्या है, आप लिखो कोऑर्डिनेट।
सिंपल तरीके से आप इसका कोऑर्डिनेट लिखो। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो यार 1 kg तो ऑरिजिन पे ही है, तो ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0 0। 2 kg का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो x की तरफ 2 शिफ्टेड है बट y में अभी भी नहीं है, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट होगा 2, 0। 3 kg का क्या हो जाएगा, 3 kg का हो जाएगा 2, 2। 4 kg का क्या हो जाएगा, भाई x इस पे है तो x कोऑर्डिनेट विल बी 0, तो 0, 2 सॉरी। दिस आर द कोऑर्डिनेट्स। यार देखो दोनों तरीके से मैं कर दे रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम ना हो। पहले मैं निकालता हूँ पोजीशन वेक्टर तरीके से। तो आपको करना क्या है ना, इसका पोजीशन वेक्टर तो 0 i कैप 0 j कैप, इसका है 2 i कैप प्लस 0 j कैप, 2 i कैप प्लस 2 j कैप एंड 0 i कैप प्लस 2 j कैप। तो आप m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर करके लिखो और डिवाइडेड बाई नीचे कर देना, उसको सॉल्व करो तो आई कैप में जो आएगा उसका कोफिशिएंट जो होगा दैट इज x कोऑर्डिनेट और j कैप का जो आएगा दैट इज y कोऑर्डिनेट। तो मैं आपके लिए इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्व करूँ इसको तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, एक मिनट। तो आर सेंटर ऑफ मास अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1 1 kg का तो यार 0 0 तो इसको 0 ही रहने दो, प्लस 2 kg में ओनली जो कोऑर्डिनेट है वो आई कैप में है, तो 2 i कैप प्लस 3 इंटू 3 वाले में जो कोऑर्डिनेट है वो किस में है, आई और जे दोनों में है, तो आई कैन राइट 2 i कैप प्लस 2 j कैप, 2 i कैप प्लस 2 j कैप। और 4 kg में सिर्फ जे कैप में, तो आई कैन राइट 2 j कैप, ठीक है। टोटल मास जो है उसको नीचे डिवाइड करो, तो 1 + 2 + 3 + 4 10, ये आप भी कर लेना, आसान है, ठीक है। तो अब देखो सॉल्व करो, आई कैप का एक बार में जोड़ो, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, नहीं सॉरी 8 तो वो जे कैप का है, तो 4 + 6 10 i कैप, जे कैप का जोड़ो जोड़ो, तो 3 × 6 + 4 × 2 8 14 जे कैप बाई 10, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट जो आ रहा है ना वो आया आई कैप प्लस 1.4 जे कैप। तो अब मैं आपको क्या बताया हूँ कि कोऑर्डिनेट जो होगा वो उसका कोफिशिएंट, तो आई का कोफिशिएंट है 1 और जे का कोफिशिएंट है 1.4, तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब यार इसमें देखो क्या क्या वेरिएशन आ सकता है, आपको पूछ सकता है ट्राइंगल से कि अगर एक ट्राइंगल में है वो ट्राइंगल का एक साइड राइट एंगल हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है। प्लीज इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ये एग्जाम में आता है, जेईई मेंस में भी और नीट में भी। अब इसमें थोड़ा टफ क्या कर सकता है कि बोलेगा कि सेंटर ऑफ मास का किसी दूसरे मास से डिस्टेंस बताओ, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, ये कोऑर्डिनेट। तो जैसे मान लो अगर मैं सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस 3 kg से निकालूं, तो मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा कि अगर वो पूछा कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 3 kg। अब देखो सेंटर ऑफ मास जहां पे भी होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास है, इसका कोऑर्डिनेट है 1, 1.4, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ये पूछ रहा है 3 kg और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस, तो एक कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1। अब आप 3 kg के कोऑर्डिनेट को 1 1 मान लो, तो 2 - 1, मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, ये है x1, ये है x2, आप किसी को भी किसी से सब्ट्रैक्ट करो उसका स्क्वायर ले लेना, ठीक है। तो x का x के साथ अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1.4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके वॉट एवर आंसर यू विल गेट दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। आप इसका एक और सोल्यूशन क्या कर सकते हो कि x का आप अलग से निकाल सकते हो, y का अलग से, मतलब m1 x1 प्लस m2 x2 वो वाला भी। लेकिन आप देख लो ये मेथड भी अपना कोई ज्यादा टफ नहीं है, आई कैप जे कैप आप एक ही लाइन में लिखो, कोफिशिएंट ऑफ i विल बी x कोऑर्डिनेट, कोफिशिएंट ऑफ j विल बी y कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये क्लियर है। अब एक जो क्वेश्चन आता है 2 मास का, ठीक है, तो उसको अब हम लोग देखते हैं। प्रॉपर आप इसका नोट्स बनाओ। और देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, कि कुछ स्टूडेंट को लगता है यार धीरे धीरे चल रहा है, तो आप उसको 1.5x पे कर लो, अपने अकॉर्डिंग देखो, अगर आपको समझ आ रहा है सही अच्छी बात है, ठीक है। तो वैसे करके भी आप देख सकते हो। लेक्चर लंबा हो रहा है तो आप 2x करके देख लो, ठीक है। नोट्स प्रॉपर बनाना और जेईई मेंस से पहले रिवीजन करके जरूर जाना, नीट से पहले भी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो 2 मास सिस्टम, 2 पार्टिकल सिस्टम अगर हम लोग लिखें, तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है कि यार अगर इस तरफ m1 मास हो और दूसरे साइड m2 मास हो, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस हो वो हो स्मॉल d, m1 और m2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, वो अगर आपको m1 से डिस्टेंस निकालना है, सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ मास, उसका डिस्टेंस m1 से निकालना है, तो उसमें जो रोल प्ले करेगा वो m2 प्ले करेगा। मैं इसको समझाऊंगा, मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, बट अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान में रखो कि m1 से अगर मैं सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो ऊपर में आप m2 रखना, m2 बाई टोटल मास इनटू डिस्टेंस d,
ठीक है। तो सिमिलरली अगर मेरे को डिस्टेंस M2 से निकालना हो तो M2 से निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर में किसको रखूंगा, M1, M1 बाई टोटल मास M1 प्लस M2 इंटू डी। ठीक है, तो आई होप एक छोटा सा चीज क्लियर हुआ होगा। अब इसको मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में दिखाता हूँ कैसे ये मैं चीज बोल रहा हूँ, और ये एक सिंपल फॉर्मूला से ही आता है। ठीक है, आप M1 X1 वाला फॉर्मूला लगाओगे तो यू विल गेट दिस थिंग। मान लो इधर 2 kg हो और इससे कुछ दूर इधर अपने पास हो 5 kg, यहाँ पे जो मास है 5 kg। ठीक है, अब मान लो ये एक लाइट रॉड से कनेक्टेड हो। अब मैं बोलूँ कि यार आप ना इसको लिफ्ट करो, इस रॉड को लिफ्ट करो, तो आप किस पॉइंट पे पकड़ के लिफ्ट करोगे जिससे ये रॉड बिल्कुल सीधा ऊपर आए। तो वो पॉइंट अगर आप 2 kg की तरफ, मतलब लाइट वेट की तरफ अगर आप पकड़ोगे ना, तो हैवी वेट उस पर टॉर्क लगा के घुमा देगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास उसका इधर लाई कर रहा है। तो ऑब्वियस सा चीज है कि हम लोग इसको जब पकड़ के उठाएंगे ना तो 5 kg के क्लोज पकड़ेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास 5 kg के क्लोज है। तो आपको यहाँ से एक और चीज ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ मास ऑलवेज हाइयर, मतलब जिधर ज्यादा मास है उसके तरफ शिफ्टेड रहता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास किसके क्लोज रहेगा, 5 kg के। तो फॉर्मुला लगाते हैं। अब मान लो कि इसके बीच का डिस्टेंस अपने को दे रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन दिस इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोलेगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 5 kg और 2 kg। तो आप सिंपल सा फॉर्मुला लगाओ। तो अब अपने को क्या पता है यार कि अगर मैं 5 kg से डिस्टेंस निकालूं, तो डिस्टेंस फ्रॉम 5 kg अगर मेरे को निकालना है सेंटर मास का, तो मैं ऊपर में किसको रखूंगा, जो दूसरा मास है, तो दूसरा मास 2 kg है, डिवाइडेड बाई टोटल मास 2 + 5 इंटू कितना 21। तो ये कितना हो जाएगा 2/7 इंटू 21। तो आप इसको कट करो, इट विल कम आउट टू बी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 2 kg इट इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 kg से निकाल रहे तो ऊपर आप 5 रख दो, 5 डिवाइडेड बाई 2 + 5 इंटू 21, तो इट इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो जो सेंटर मास है वो इससे 6 सेंटीमीटर पे है 5 kg से, और 21 kg से जो है, सॉरी 2 kg से जो है वो 15 सेंटीमीटर पे है। तो ये 2 पॉइंट मास का आपको कैसा आ सकता है कि आपको यार बोल दे कि NaCl का डिस्टेंस देते हैं, मतलब वो जो मॉलिक्यूल है ना उसका लेंथ दे दे कि बॉन्ड का इतना लेंथ है, और बोलेगा कि सेंटर मास का डिस्टेंस बताओ Cl एटम से कितना है, सेंटर मास का डिस्टेंस जो है वो Na से कितना है। ठीक है, तो आप इसका फॉर्मूला लगा देना। और मैं ये बता रहा हूँ नीट 2022 और नीट 2020 में 2 बार ये क्वेश्चन आ रखा है रिपीट, मतलब एक तो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ नीट 2022 का। ये शायद मैं अपने इंस्टा पे भी इसका वीडियो बनाया हूँ कि एक तरफ है 10 kg और यार दूसरे तरफ जो है दैट इज 20 kg। यार मैं पटाखा फोड़ रहा हूँ। ठीक है, एक तरफ 10 एक तरफ 20, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर। अब यार बताओ कि डिस्टेंस अगर मैं किसी से भी पूछूं, डिस्टेंस यहाँ पे आपको पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ द सेंटर मास फ्रॉम 10 kg, अब बता दो 10 kg से अगर डिस्टेंस से पूछ रहा है तो ऑब्वियसली हम बता सकते हैं कितना हो जाएगा, ऊपर में 20 रखो, 20/10 + 20 इंटू 10। तो ये आई थिंक कितना हो जाएगा 20/3 मीटर। तो ये नीट 2022 का है, मतलब 2020 2020 का भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि नीट 2020 में एक और क्वेश्चन आ रखा है जो कि कोऑर्डिनेट वाले पे है। ओके, तो आई होप ये चीज क्लियर हुआ। अब हम लोग कुछ ना सिमेट्रिकल डायग्राम का कर लेते हैं, मतलब सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क, इनका सेंटर मास आपको याद रखना है। ठीक है, तो वो अब जरा हम लोग करते हैं। तो पहला जैसे मैं मान लो अगर मैं आपके लिए बनाऊं, एक सेमी सर्कुलर रिंग हम लोग ले लेंगे, एक हम लोग ले लेंगे, एक मिनट यार, ये डिस्क हो जाएगा। एक हम लोग हॉलो स्फीयर ले लेंगे और एक हम लोग ले लेंगे सॉलिड स्फीयर। ठीक है, बस मैं इसको यहाँ थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। पता है, एक अगर मैं डायग्राम पहले से बना के आपको पढ़ाऊँ ना तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, आपके सामने बना रहा हूँ तो थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, इसलिए बाकी आपको जैसा सजेशन देना हो कि यार कौन सा सही लग रहा है तो आप बता देना, मैं आपको उस तरीके से पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब ये जो है ना इट इज सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। तो अंदर में कोई मटेरियल नहीं, बस बाहर बाहर आउटर में वी हैव दिस आउटर। ओके, आधा है बिल्कुल, एक रिंग को बीच से कट कर दो तो ये आपको ये मिल जाएगा। अब इसमें अपने को सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला याद रखना है दैट इज, यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास ऊपर रहता है ना वो होता है 2r/पाई। सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होता है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से ऊपर हो जाता है 2r/पाई। जब हम लोग डिस्क के केस में आते हैं, सपोज दिस इज अ डिस्क, ठीक है, यहाँ तक ये डिस्क है। डिस्क के केस में ये जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल्स टू 4r/3 पाई। ये यहाँ से ऊपर होता है 4r/3 पाई। ठीक है, और हॉलो स्फीयर में जो होता है, ये एक हॉलो मान लो,
ये डिस्क हो गया, सेमी सर्कुलर डिस्क। हॉलो में जो होगा दैट इज इक्वल टू आर बाई टू, मतलब बिल्कुल आधा। आपको ये ध्यान में रखना है कि इट विल बी हाफ। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आर बाई टू। एंड सॉलिड के केस में ये होता है 3r/8। ठीक है, तो अगर ये सॉलिड है तो इट इज इक्वल टू 3r/8। ये सारा मैं उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से बता रहा हूँ डिस्टेंस। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखना। तो एक है 2r/पाई, 4r/3 पाई, r/2 एंड 3r/8। अब कोण का आपको याद रखना, एक होता है r/3, एक होता है r/4। तो अगर उसको हम लोग सोचें तो यार कोण का जो होगा, अब ये मान लो हॉलो कोण है, दिस इज हॉलो एंड दिस इज सॉलिड। कोन में डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, वर्टेक्स से उसका डिस्टेंस पूछता है। तो अगर मैं इसका हाइट को अभी h मान लूं, इफ द हाइट इज h, और ये रेडियस के इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ हाइट पे आता है। तो सॉलिड में क्या होगा ना कि ज्यादा मास नीचे की तरफ है, तो सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ होगा। तो दैट्स व्हाई द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है h/4 के बराबर। क्यों? क्योंकि मासेस नीचे की तरफ है, और हॉलो में क्या है, मतलब उतना मास नीचे नहीं, ओवरऑल बराबर ही है लगभग। तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो आपको ध्यान में रखना है, ये जो डिस्टेंस है दैट इज h/3। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज h/3। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है ना कि सॉलिड के केस में ज्यादा ये आता है, ये ध्यान में रखना। वर्टेक्स ऑफ द सॉलिड से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस पूछेगा, तो हम लोग तो नीचे से निकालें, तो वर्टेक्स से क्या हो जाएगा 3h/4। वर्टेक्स से अगर मैं डिस्टेंस लिखूं तो इट इज इक्वल टू 3h/4। ठीक है, तो ये सारा आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, ये डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला है। और आपको क्या एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि अगर एक रिंग अपने पास रहे लेकिन वो एक आर के फॉर्म में रहे, मतलब नाइदर इट इज सेमी सर्कुलर और इट कंप्लीट रिंग, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आर्क। तो थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये ना कुछ एंगल बना रहा हूँ, ये यहाँ पे कुछ एंगल सबटेंड कर रहा हूँ, और ये कंप्लीट नहीं है अभी। तो इस जगह पे जो होगा, अगर ये थीटा एंगल बना रहा हूँ, एक मिनट है, अगर ये थीटा एंगल यहाँ बना रहा है, रेडियस अगर इसका आर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से जो ऊपर होता है ना, उसका फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो फॉर्मूला होगा दैट इज आर साइन थीटा/2 डिवाइडेड बाई थीटा/2। दिस इज द फॉर्मूला, और यहाँ पे थीटा आपको रेडियन में लेना है। तो अगर सोचो वो 90 डिग्री बना रहा हो, सिर्फ 90 डिग्री, तो आप उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर ये थीटा, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में कैसा बनेगा, इस तरीके का कुछ। ये यहाँ पे अगर 90 डिग्री बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसका जो सेंटर मास कितने डिस्टेंस पे रहेगा, तो उसका फॉर्मूला लगा लो, आर साइन थीटा/2 मतलब साइन 45 डिग्री। ठीक है, और थीटा/2 अकेले जब भी एंगल हो तो उसको रेडियन में लेना है, तो आप यहाँ पे थीटा को पाई/2 पुट करो, और पाई/2 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू पाई/4। तो ये 4 ऊपर जाएगा और ये √2 जो है वो नीचे, तो इट विल गिव यू 2√2 r/पाई। ये ऐसा आ जाएगा इसका डिस्टेंस। ठीक है, तो अब कई बार ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि यार ऐसा हो जाए, एक मिनट, कि जैसे एक आपको रिंग दे दे, कोऑर्डिनेट इस तरीके का, ऐसा आपको एक रिंग दे दे और बोले कि यार इसका कोऑर्डिनेट बताओ सेंटर ऑफ मास का। तो इसका जो सेंटर, ये देखो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, और इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो इधर से आपको सिमेट्रिकल मिलेगा, क्योंकि जब ये ऐसा रखा हुआ है तो आपको इस तरीके से ऊपर जाना पड़ रहा है। तो जब ये रिंग इधर होगा तो 45 डिग्री इंक्लाइन पे आपको ये डिस्टेंस मिल गया 2√2r। अब उसका जब आप कंपोनेंट लोगे ना, तो इधर जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू उसका साइन, और इधर जो जो आ जाएगा वो दैट इज इक्वल्स टू कॉस। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएगा ना वो आ जाएगा 2r/पाई एंड 2r/पाई, एग्जैक्टली सेम कोऑर्डिनेट आता है। ये आप ध्यान रखना कि यहाँ पे जो 2r/पाई आता है ना, वही कोऑर्डिनेट अगर आप इसको रिंग को क्वाड्रेंट ले लो तो भी 2r/पाई एंड 2r/पाई आएगा। सेम चीज डिस्क में होगा कि अगर डिस्क को भी आप एक क्वाड्रेंट में, ऐसा इसको नोट कर लो, डिस्क को अगर मैं क्वाड्रेंट में ले लूँ ना, तो इसका कोऑर्डिनेट भी इधर 4r/3 पाई 4r/3 पाई, यहाँ पे जो सेंटर मास का कोऑर्डिनेट होगा दैट एक्स एंड वाई बोथ विल बी 4r/3 पाई। ठीक है, तो आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग थोड़ा करते हैं वेरिएबल मास। वेरिएबल मास पे जो क्वेश्चन आता है कि एक आपको रॉड दे देगा। अच्छा, वेरिएबल मास का भी क्वेश्चन ना नीट वाले लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल देख लो यार, क्योंकि ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है। आप लास्ट ईयर देख लो नीट में कैसा कैसा क्वेश्चन आ गया। तो अभी अपने दो हम लोग को पढ़ना है, एक तो कैविटी प्रॉब्लम पढ़ेंगे लास्ट में, उससे पहले वेरिएबल मास का देखते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल मास में कैसा आएगा ना कि जैसे यार देखो, एक सिंपल सा चीज है कि अगर अपने पास एक नॉर्मल सा रॉड रहे, नॉर्मल एक रॉड ले लें, तो इसका जो सेंटर होगा
मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा एग्जैक्टली बीचों बीच होगा। x इज इक्वल्स टू L/2 पे वी विल हैव सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास इसका जो है वो हर जगह पे बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सेंटर मास बीचों बीच, जैसे मेरे को इस पेन को बैलेंस करना है तो मैं कहाँ पे बैलेंस करूंगा, इस हाथ के बिल्कुल बीच में ऐसा, क्योंकि इसका सेंटर मास यहाँ पे है। बट अगर मान लो वेरिएबल हो जाए, मतलब कुछ फंक्शन आ जाए मास का, कि तुम जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हो मास बढ़ते जा रहा है, इधर थर्मोकोल का मटेरियल है, इधर वुड का है, इधर फिर आयरन का होते जा रहा है, मेटल का होते जा रहा है, तो इधर जाने से अगर वो भारी होते जाए और तुम फिर बीच में अगर बैलेंस करोगे तो ये इधर की तरफ रोटेट करेगा। वाई? बिकॉज द हेवियर साइड विल हैव अ टॉर्क। तो उसका सेंटर ऑफ मास ना शिफ्ट हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास फिर L/2 नहीं आएगा, तो क्या आएगा? तो वो अपने को देखना है। और यू वोंट बिलीव कि जेई मेंस में यार ये हर साल रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, मतलब ये फॉर्मेट रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जेई मेंस वाले तो यार इसको बिल्कुल ध्यान से देखो। लीनियर मास डेंसिटी, अब ये टर्म यहाँ पे आएगा, लीनियर मास डेंसिटी। इसको कई बार क्वेश्चन में लैम्डा से आपको दिखाएगा, मतलब इसका मतलब होता है केजी पर मीटर। ठीक है, तो अगर केजी पर मीटर का बात आया मतलब वो वेरिएबल वाले का है। तो इसमें हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे ना एक्स वाले का, कि एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डीएम बाई डीएम, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, बिल्कुल बेसिक सा। फिर मैं आपको जेईई मेंस का एक दो क्वेश्चन आपको करने दूंगा, वो आप कमेंट में उसका आंसर जरूर बताना। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि यार अगर अपने पास एक रॉड हो, जैसे इसको ही ले लेते हैं, बट इसका जो वेरिएशन है वो हर तरफ बराबर नहीं। ये वाई अपना हो गया, ये एक्स हो गया, और जैसे जैसे हम लोग इधर की तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो इसका जो लैम्डा है, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट का, जब ये एक्स यहाँ से आगे है, तो द लैम्डा ऑफ द रॉड इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स केजी पर मीटर। अब ये तुम ध्यान से समझो कि अगर हम लोग यहाँ पे इस जगह का मटेरियल ले, तो और उस मटेरियल का 1 मीटर का लेंथ बनाए, तो उसका जो मास होगा वो लैम्डा नॉट इंटू एक्स होगा। तो आप इस चीज को पहले पहचानो, ये क्या है कि जैसे जैसे आप एक्स बढ़ा रहे हो ना, लैम्डा बढ़ते जा रहा है, मतलब कि वो भारी होते जा रहा है, उसका उतने ही लेंथ में जो मास आएगा वो ज्यादा आएगा। तो जैसे मान लो यहाँ से मैं एक छोटा सा टुकड़ा 1 सेंटीमीटर का निकालूं, और वही 1 सेंटीमीटर का आगे जाके निकालूं, तो ये आगे वाले का ना इसका मास ज्यादा आएगा, बिकॉज इट्स लैम्डा इज मोर। ये मतलब है, मतलब हर जगह का जो 1 1 सेंटीमीटर का मास होगा ना, दैट विल बी डिफरेंट। तो ये रॉड का सेंटर मास अब अपने को खोजना है, बीच में तो होगा नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला मैं आपको याद करा रहा हूँ, आपको एग्जाम में क्या करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन में पुट करना, कि यार डीएम का जो मास होगा ना, डीएम वो होगा वॉट एवर इज द लैम्डा गिवन, तो लैम्डा इंटू डीएक्स, बस आपको ये पुट करना है। और ये लैम्डा कितना भी लेंथी हो सकता है, बट आपको डीएम बस पुट करना है, लैम्डा इंटू डीएक्स, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। और ये मैं किया क्या हूं तो ये भी बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक छोटा सा पार्टिकल एज्यूम किया हूँ, इस जगह पे एक मैं छोटा सा पार्टिकल एज्यूम किया हूँ जिसका जो लेंथ है दैट इज डीएक्स। और लेंथ अगर डीएक्स है तो इसका ही मास मैं लिख रहा हूँ, इसका मास मैं लिख रहा हूँ डीएम। ठीक है, इस चीज का जो मैं मास लिखा हूँ दैट इज इक्वल्स टू डीएम। ठीक है, अब यार इसको इंटीग्रेशन में पुट करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ आंसर इसका कैसे निकलेगा। तो हम लोग को निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट, तो मैं लिखूंगा एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू लैम्डा एक्स, मतलब एक्स इंटू डीएम, और डीएम में आपको क्या याद करने बोला हूँ, लैम्डा डीएक्स। अच्छा, लैम्डा को आप पुट करो, एक्चुअली में लैम्डा कितना गिवन है, लैम्डा नॉट इंटू एक्स, तो लैम्डा नॉट इंटू एक्स डीएक्स, तो यहाँ पे पुट कर दो लैम्डा नॉट एक्स डीएक्स डिवाइडेड बाई, नीचे में आपको क्या करना है, नीचे में आपको पुट करना है डीएम। ठीक है, तो नीचे में आप डीएम अगर पुट करोगे तो ये आएगा लैम्डा नॉट एक्स इंटू डीएक्स। ठीक है, अब यार इंटीग्रेशन के अंदर उन सबको तुम कट कर देना जो कि कांस्टेंट है, क्योंकि वैसे भी वो कांस्टेंट क्या आएगा, बाहर आएगा, आप उसको इंटीग्रेशन से बाहर लेको कट करो या अंदर कट करो, बात बराबर है। तो कांस्टेंट इज ओनली लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट को हम लोग कट कर सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, तो ये रॉड का आपको लेंथ दे देगा, यहाँ पे ना क्वेश्चन में रॉड का लेंथ गिवन होगा, तो लेंथ इज एल अगर मान लें, तो आपको इंटीग्रेट करना होगा जीरो से लेके, सॉरी इसको जीरो से लेके एल तक, और यहाँ नीचे भी जीरो से लेके एल तक। बहुत ही सिंपल है यार, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री। ठीक है, और लिमिट जीरो से एल, और नीचे एक्स है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो जीरो से एल। ठीक है, अब आप एल पुट करो तो एक्स सी जो आएगा वो आ जाएगा एल क्यूब बाई थ्री, एल क्यूब बाई थ्री डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर बाई टू, तो द आंसर यू विल गेट इज 2l/3। अच्छा, 2l/3 जो है वो 0.67l है, और ऐसे आप वैल्यू देखो तो ये 0.5l है, l/2 मीन्स 0.5l, तो यार वो आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है।
वो जो L/2 पे जहाँ पे सेंटर ऑफ मास आ रहा था ना, उससे आगे की तरफ शिफ्ट हुआ क्योंकि इधर जो हैवी था, तो दैट सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन यू कैन से इज 2L/3। तो यही एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आप इस चीज को यार आराम से ध्यान से नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। ये वेरिएबल वाला, ये 2L/3। अब आपको मैं दिखा दे रहा हूँ जेई मेंस वाले में कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ रखा है। यहाँ पे लैम्डा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, और इसका एक और बहुत ही फेमस फॉर्म, इसको इसका आंसर ना अभी ये 2L/3 आया, उसका आंसर L/3 आएगा। किसका आंसर L/3 आएगा मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। जब आप लैम्डा को, अच्छा यहाँ पे लिख लो, लैम्डा नॉट इंटू एक्स है ना, तो एक्स सेंटर ऑफ मास जो आएगा दैट इज 2L/3। एंड जब ये लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट 1 - x/L होगा। अब 1 - x/L का मतलब क्या है ना, कि ये रॉड उल्टे मतलब आगे जाने से हल्का हो रहा है। इसका यही मतलब लैम्डा नॉट एक्स मतलब एक्स की तरफ जाने से भारी हो रहा है, और 1 - x/L मतलब एक्स की तरफ जाने से हल्का हो रहा है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो इसका एक सेंटर ऑफ मास L/3 आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आप याद कर लेना, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन को तो आप याद कर लेना। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यार नीट में तो शायद इस पे वेरिएबल वाले पे नहीं आया है, बट जेई मेंस में बहुत बार आ रखा है, मतलब एक दो बार नहीं, लगभग 5 6 10 टाइम्स ये वेरिएबल मास पे आ रखा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। एक तो 2020 में मेरे को वो थोड़ा सा लेंदी लैम्डा है, 2020 का जो आया था, आप जाके जरूर सॉल्व कर लेना। उसमें जो लैम्डा मतलब उसको ना रो लीनियर मास डेंसिटी लिखा हुआ है, तो वो लैम्डा ही है, वो ऐसा रो लिखा हुआ है, तो इट इज इक्वल्स टू A प्लस बी इंटू x/L का होल स्क्वायर। तो बस आप इसको, अगर इसको निकालना है तो आप इसको क्या करना, यही आपका लैम्डा है तो लैम्डा इंटू डी एक्स करते थे, तो इंटीग्रेशन आपको एक x मल्टीप्लाई करना है, और डीएम इज a प्लस बी इंटू x/L का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आपका ऊपर का टर्म होगा, और नीचे का टर्म एज इट इज सेम रखना है, बस यहाँ पे x हटा देना है। देखो यहाँ पे क्या था, x dm/dm, तो सेम रखो, और नीचे में यार आप लिख लो a प्लस बी x/L होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसको 0 से L तक इंटीग्रेट कर दो, तो आपका लेंथी आंसर आएगा, और वही ऑप्शन में भी दिया हुआ है। ओके, तो एक तो आपका ऐसा आ रखा है, और फिर लैम्डा जो है वो इस तरीके का आ रखा है। फिर इसका 2022 में एक आ रखा है, वही रो इक्वल टू लीनियर मास डेंसिटी रो नॉट 1 - x² बाई L²। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, और आपको वेरिएबल वाला मिलेगा और भी मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा लास्ट उस पर कैविटी प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डाल लो कैविटी प्रॉब्लम, कैविटी प्रॉब्लम। अच्छा, कई बार आपको क्या करना है ना, कि अगर आपको क्वेश्चन एरिया आ गया, मतलब स्क्वायर आ गया, रेक्टेंगल आ गया, उसका सेंटर ऑफ मास ऐसा कुछ अगर बोल दे, तो वी विल कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट नॉट बाय यूजिंग मास, बाय यूजिंग एरिया। तो अगर मान लो x आप सेंटर ऑफ मास का निकाल रहे हो, तो जहां पे आप m1 x1 लेते थे, वहां पे आप a1 x1 ले लेना। मतलब यू कैन राइट एरिया ऑफ फर्स्ट बॉडी इनटू इट्स x कोऑर्डिनेट a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट 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 an xn। मतलब यू कैन रिप्लेस मास विथ एरिया इफ यू आर गेटिंग अ 2D डायग्राम, और नीचे में टोटल एरिया। सेम आप एक्स वाई के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, इसका क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, आसान वाला पहले, उसके बाद कैविटी वाला करेंगे। जैसे मान लो एक अपने पास ना एक स्क्वायर हो और एक सर्कल, मतलब एक प्लेट हो। ऐसा, इसका अपने को बोले सेंटर ऑफ मास निकालने, और यहाँ पे अपने को क्या गिवन है कि इधर इसका y कोऑर्डिनेट है, और इधर जो है दैट इज x कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये दोनों, अब इसका सेंटर मास अपने को निकालने बोला, और ये चीज आप देख लो कि ये दोनों बिल्कुल बराबर लाइन है, मतलब जब साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब ये आप बस यहाँ पे ना इसको आप ए एज्यूम कर लो, ए, इसको आप ए एज्यूम कर लो, तो इसका जो डायमीटर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू ए।
अब आप इसमें एक सिमेट्रिकल लाइन खोजने का ट्राई करो। इस डायग्राम में एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो, उस लाइन के दोनों तरफ डायग्राम बिल्कुल सिमेट्रिकल होना चाहिए, तो उसी लाइन पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो मेरे को लग रहा है कि आप खोज लिए होगे वो डायग्राम, वो जो लाइन है वो कौन सा हो जाएगा, एग्जैक्टली बीचों बीच ऐसा पास करता हुआ, तो इसी पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। अब यार ये जो लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाएगा, क्योंकि वो सब एक ही हाइट पे है। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट आप ले लो उसका वाई कोऑर्डिनेट फिक्स होगा। तो यार ये वाई कोऑर्डिनेट होगा कितना, इट इज इक्वल्स टू a/2। तो यार इतना तो कंफर्म हो गया कि सेंटर ऑफ मास अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है, उसको सिमेट्रिकल डिवाइड कर रहा है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट a/2 होगा। तो आप यहाँ बगल में लिख लो वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू a/2, बिकॉज इट विल लाई ऑन द सिमेट्रिकल लाइन। लेकिन वो कितना आगे या पीछे लाई करेगा उसके लिए अपने को एक्स कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, पहले इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो जो इसका स्क्वायर है उसका सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ये a/2 और ये भी a/2, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू a/2 कॉमा a/2, इतना हो जाएगा। और जो सर्कल का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, अब सर्कल वाले में देखो, तो ये पूरा a है, ये है a/2, क्योंकि उसका रेडियस a/2 है और हाइट है a/2। तो हाइट जो होगा दैट इज वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/2, और x कोऑर्डिनेट जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 3a/2। तो यार मैं इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकता हूँ, मैं इसका कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ 3a/2 कॉमा a/2, ये लिख दिया। अब यार आप लगाओ a1 x1, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ कि x कोऑर्डिनेट अपने को x ही निकालना है, तो a1 x1, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा a1 दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल जो हो जाएगा a2 दैट इज इक्वल्स टू पाई a स्क्वायर बाई 4, बिकॉज a वाज द डायमीटर, तो डायमीटर का पाई d स्क्वायर बाई 4 होता है। तो a1 a2 शुड बी क्लियर। और अपने को सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो आप सिर्फ x कोऑर्डिनेट पे ध्यान दो, y आप नहीं भी लिखते तो भी चलता, बट स्टिल मैं लिख दिया कि आपको कभी दिक्कत ना हो, कभी कभी डायग्राम सिमेट्रिकल x के अबाउट हो जाता है तो y आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं a1 x1, तो एरिया इज a स्क्वायर इंटू, देखो एरिया इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, एरिया इंटू x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो लिखो एक्स कोऑर्डिनेट कितना a/2 प्लस दूसरा एरिया है पाई a स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट इज 3a/2 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से जो भी आए दैट इज योर फाइनल आंसर, ओके। और y कोऑर्डिनेट क्या है a/2। अब इसमें जब हम लोग कैविटी वाला चीज लाएंगे कि यार किसी पार्ट को निकाल दिया, तो आपको क्या करना है ना कि यार देखो कहीं पे कुछ भी नहीं है तो एरिया इज जीरो, मतलब एक नॉर्मल, अगर हम कुछ भी उसके ऊपर नहीं रखे मतलब हम जीरो एरिया रख रहे हैं, कुछ उसके ऊपर रख दिए तो पॉजिटिव एरिया रख रहे हैं, और निगेटिव एरिया मतलब होता है कि हम वहां से निकाल लिए। तो जो कैविटी बनेगा ना जहाँ पे, उस जगह को हम लोग अलग से बनाएंगे बाय अज्यूमिंग निगेटिव एरिया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आया, अब यहाँ पे कैविटी वाला प्रॉपर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं कि एक डिस्क में से एक छोटे से डिस्क को निकाल लिए, बट उसका प्रॉपर्टी क्या है कि उसके सरकमफ्रेंस और सेंटर को वो टच कर रहा है, मतलब दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द सरकमफ्रेंस, ये ऐसा इस तरीके का, ठीक है। ये शेडेड। अब इसका जो मतलब एक्सिस है, वाई एक्सिस वो ये रहा, और एक्स एक्सिस ये रहा इस तरफ, ओके। दिस इज वाई, दिस इज एक्स। अब अपने को क्या करना है, इसका अपने को निकालना है सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। देखो करना क्या है कि आप सोचो कि ये क्या हुआ होगा, एक पूरा डिस्क होगा उसमें से इस पार्ट को हम निकालें, तो जो निकालने वाला पार्ट है ना उसको हम लोग निगेटिव लेने वाले हैं और पूरा डिस्क को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो इस डायग्राम को आप ऐसे कन्वर्ट करो कि यार ये अपने पास जो था ये एक पूरा डिस्क था, ऐसा मान लिया, छोटा थोड़ा सा बना रहा हूँ डायग्राम, और उसमें से हम लोग इस वाले पार्ट को निकाल दिए, इस वाले पार्ट को, ठीक है। अब इसका बस कोऑर्डिनेट और एरिया आप सही से लिख लो, एक लाइन में आंसर आएगा, एक लाइन में। तो एरिया ऑफ दिस वन, अरे यार एरिया ऑफ दिस वन इज पाई आर स्क्वायर, तो दैट इज a1, बड़े वाले का एरिया, उसको पूरा मानना है। और उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो तो ओरिजिन पे ही लाई कर रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा 0,0, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0,0। दूसरा वाला जो है, अगर मैं इसको 0,0 मतलब ओरिजिन मान रहा हूँ, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा r/2,0, बिकॉज वॉट विल बी द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो यार यहाँ से यहाँ इसका जो रेडियस था वो इस छोटे वाले का तो डायमीटर बन गया, तो दैट इज इक्वल्स टू, मतलब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से यहाँ छोटे वाले का रेडियस को स्मॉल आर मान लूँ, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस इज 2r, और बड़े वाले का तो ये रेडियस है ना, तो छोटे वाले का जो डायमीटर है वो बड़े वाले का रेडियस है, तो आई कैन राइट 2r इक्वल्स टू r।
आर इज द कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ बिगर डिस्क, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर डिस्क, तो आर जो आएगा वो आ जाएगा r/2, तो छोटे वाले का जो रेडियस होगा उसका हाफ हो जाएगा r/2, ठीक है। तो यार इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालो, तो r/2 आगे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, r/2, और y तो खैर 0 ही है। अब इसका एरिया, बस आपको एक चीज यहाँ पे चेंज करना है, एरिया आप निगेटिव ले लो, तो -πr²/4। इसका जो डायमीटर था वो r था, तो πd²/4 होता है, तो πr²/4 एंड एरिया विल बी नेगेटिव। अब यार जहां जहां एरिया आपका आ रहा था A2, वहां पे आप नेगेटिव यूज कर लेना। तो आंसर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, एक्स सेंटर ऑफ मास A1 πr² इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 0, ठीक है, प्लस A2, तो प्लस A2 इज -πr²/4 इंटू एरिया इज 0 डिवाइडेड बाई, सॉरी क्या लिख रहा हूँ यार, πr²/4 इंटू कोऑर्डिनेट इज r/2, ठीक है। देखो क्या किया, A1 x1, x1 इज 0, A2 x2, x2 इज r/2, तो A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2, तो A1 जो है दैट इज πr² माइनस πr²/4। क्यों माइनस ले रहे, क्योंकि एरिया नेगेटिव है। अब इसको सॉल्व करो, तो ऊपर में ये टर्म 0 तो क्या आ जाएगा, -πr³/8 डिवाइडेड बाई 3πr²/4, तो 4 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, पाई से पाई, r² से एक r बचेगा, तो इट विल कम आउट टू बी -r/6। तो x कोऑर्डिनेट जो है वो निगेटिव की तरफ गया, और ये ऑब्वियस था कि अगर मैं इस हॉलो वाले पार्ट को हटा के आपको ये डिस्क को बैलेंस करने दो, तो आप ना आर पीछे की तरफ बैलेंस करोगे, क्योंकि सेंटर मास पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, और वो जो शिफ्ट है ना, दैट इज इक्वल्स टू, वी गॉट द आंसर r/6। तो इसका जो भी रेडियस है उसका r/6 मतलब 1/6 टाइम पीछे आ गया, तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर कोऑर्डिनेट पूछे तो -r/6, 0, क्योंकि y तो 0 ही है, और अगर शिफ्ट पूछे तो r/6। अच्छा, इसी में डिस्क का रेडियस, मतलब अभी मैं डिस्क का जो रेडियस लिया था ना वो r लिया था, मतलब द रेडियस ऑफ द डिस्क, इसको कैसे ड्रॉ करो, इधर ड्रॉ कर लेता हूँ, रेडियस ऑफ डिस्क वॉज आर, तो आर से r/6 हुआ। अगर मान लो रेडियस को वो लोग 4r दे दें और पूछे कितने का शिफ्ट, तो रेडियस बाई 6 करना है, तो 4r/6 हो जाएगा, ठीक है। तो दैट विल बी द शिफ्ट एंड कोऑर्डिनेट यू कैन राइट। अब बस एक लास्ट क्वेश्चन जो जेईई मेंस में आया था, और यार बिल्कुल कमेंट करो कि आपको अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो ज़्यादा कमेंट जिस पे रहेगा वो मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ था, कि एक बड़े से डिस्क में से ना, जरूरी नहीं डिस्क में से डिस्क निकाले, वो इस बार डिस्क में से रेक्टेंगल या शायद स्क्वायर, हाँ स्क्वायर हटा दिया था, ये वाला पार्ट कट किया था। तो मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व जरूर कर लेना। तो यार यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इफ दिस इज द एक्सिस, ये, तो अपने को ना ये वाला पार्ट सिर्फ प्रेजेंट है, और ये वाला पार्ट हटा दिया था। तो द स्क्वायर शेप होल ऑफ a/2 इज कवर्ड a/2 फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। इसका देखो रेडियस अपने को ना a बोल दिया था, द रेडियस वॉज a, इसका साइड जो था वो a/2 बोल दिया था, दिस इज द a/2, और इसका जो सेंटर है वो भी a/2 डिस्टेंस पे था, d इक्वल टू a/2, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर इज a/2, ऐसा। तो आप क्या करो, देखो आप करो कि एक पहले कंप्लीट ले लो, तो कंप्लीट अगर मैं लूँ, रुक जाओ, कंप्लीट अपने पास तो सर्कल है, डिस्क है, तो कंप्लीट अगर ले तो ऐसा डिस्क मान लो, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, और उसमें से एक छोटा सा पार्ट हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। पहले एरिया लिख लो, तो जो कंप्लीट पार्ट है उसका एरिया पूरा लिख लो, तो इसका रेडियस ए है तो πa², और इसका जो साइड है दैट इज a/2, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज a², तो a/2 का स्क्वायर करें तो a²/4, इसको बाहर निकाले तो नेगेटिव एरिया, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ दिस डिस्क विल बी 0,0 व्हेन इट वाज कंप्लीट, और जब उसको बाहर निकाले तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सिर्फ x लिख लो, तो a/2, और y भी लिख लो 0, बस इतना। अब x सेंटर ऑफ मास वो पूछेगा, क्या पता है वो क्या पूछ रहा है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द रिमेनिंग पोर्शन फ्रॉम ओ, ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो x सेंटर ऑफ मास, तो आप लगाओ a1, तो πa² इंटू उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, देख लो, a1 x1, a2 x2, तो दूसरा अगर मैं लिखूं तो प्लस -a²/4 इज द एरिया इंटू a/2 डिवाइडेड बाई πa² माइनस a²/4, ऐसा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर। नियरेस्ट इंटीजर, हाँ यहाँ पे वही मैं सोच रहा हूँ कि पाई और 4, तो फिर ये गलत आंसर आएगा, मतलब अजीब सा आएगा, बट दे हैव रिटन नियरेस्ट इंटीजर, तो आप इसको 22/7 लेके जो भी सॉल्व करना, ठीक है।
अब यार ऐसा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो आप जरूर कमेंट में बताओ कि अगला आपको क्या करना है। दूसरा, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मेरा टेलीग्राम जो है उसका मैं चैनल का लिंक अपने इंस्टाग्राम में दे दिया हूँ, फिजिक्स नाम से ही टेलीग्राम भी है। तो ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ बना है ना, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आप इंस्टाग्राम में वो पेज जो होता है वहाँ पे हर दिन जब मैं डालूंगा तो लिंक आ जाएगा। ओके, तो आई होप ये सेंटर मास वाले टॉपिक से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा, कॉन्फिडेंस आया होगा। अब रिमेनिंग जो टॉपिक्स आते जाएगा मैं आपको अपडेट देते जाऊंगा, और साथ में आप कमेंट जरूर करो कि अगला आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। और आपको अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्त से शेयर करो, लाइक करो वीडियो को। और इस वीडियो का मैं व्यूज़ का जो टारगेट रखता हूँ वो रखता हूँ 2000 व्यूज़ इन 2 days। तो अगर ऐसा होता है तो आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आराम से पढ़ो, एंड ऑल द बेस्ट।